हाय गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट्स। अब स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सारे बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगी, जिससे आपको किसी और प्लेटफॉर्म में वीडियो सर्च करने की नीड नहीं होगी। एक ही प्लेटफॉर्म मतलब एस्पिरेंट सब में ही आपको बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड सारे टॉपिक्स लाइन से मिल जाएंगे। तो इस क्लास के ऑलरेडी 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। ये आज 3rd क्लास है, जिसमें मैं कंप्लीट करवाने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो मोस्टली 2 काम होते हैं यहाँ पे, या पैसा डिपॉजिट होता है या बैंक आपको लोन देता है। तो आज हम डिपॉजिट्स रिलेटेड जितने भी टर्म हैं और टाइप्स ऑफ डिपॉजिट सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए और आप एक भी क्लास मिस ना करें। साथ में इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोई भी आपका डाउट होता है या फीडबैक होता है तो कमेंट बॉक्स पे आप उसे शेयर कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली उस पर वर्क करूँगी। साथ में इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि आपके जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, बैंकिंग एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए अगर डिपॉजिट्स को, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो 3 कैटेगरीज में, जैसे कि मैंने कर रखा है डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड अदर्स। अदर्स में बहुत सारे डिपॉजिट्स आ जाते हैं जो कि आपके प्राइमरी डिपॉजिट नहीं होते हैं, जैसे डीमैट अकाउंट आपको पता है बैंक में, तो एक आप अपना पैसा जमा करते हो, दूसरा बैंक आपको लोन देता है। आप बहुत सारे उससे काम भी करते हो, मतलब जैसे आप बैंक्स में NRI अकाउंट, फॉरेन अकाउंट, डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए, तो ये सारे अदर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपके लिए डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी पैसा जमा किया, मैंने PNB में अकाउंट अपना ओपन करा लिया, ठीक है, और अकाउंट में मेरे 10,000 रुपीज़ हैं। अब मुझे कल नीड पड़ गई, मुझे कोई ज़रूरत पड़ी, मुझे 2,000 रुपये निकालने हैं, तो जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ी मैं निकाल लूँगी। ये मेरे डिमांड के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। इस पे बैंक मुझे इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। मुझे बाकी कार्ड्स जैसे डेबिट कार्ड ये भी बैंक प्रोवाइड करेगा। साथ में मेरा पैसा भी ऑब्वियसली सिक्योर है, तो इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। और अगर टाइम डिपॉजिट की बात किया जाए तो मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ टॉपिक का, बाकी मैं आपको डिटेल में इलेबरेट भी करूँगी। तो टाइम डिपॉजिट की बात किया जाए, लेट्स सपोज PNB की ही बात करते हो, मेरे पास अब है 1 लाख रुपीज़ और मुझे कुछ इस तरह काम पड़ नहीं रहा है। इंटरेस्ट रेट बैंक में जब मैंने पैसे रखा अपने सेविंग अकाउंट में तो मुझे मिल रहा था 5%। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, खैर इतना तो आजकल मिलता भी नहीं है। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने 1 लाख रुपए को, मैं बैंक के पास गई, मैंने कहा बैंक जी ऐसा करिए कि मेरा ये जो 1 लाख रुपये है आप उसे अपने पास रख लीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे 5% इंटरेस्ट नहीं, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो बैंक भी चालाक होते हैं, उन्होंने बोला ठीक है मैडम आप रख दीजिए 1 लाख रुपीज़ हमारे पास, लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट तो 5% की जगह 6% दे दूंगा, चलिए 7% दे दूंगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि पूरा 1 ईयर तक आप ये पैसा निकाल नहीं सकते हो, पूरे 1 ईयर के लिए आपको रखना पड़ेगा हमारे पास। तो फिर मैंने भी कहा चलिए ठीक है, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो रख लीजिए। तो इसे कहते हो आप टर्म डिपॉजिट, मतलब कि एक पूरे टर्म के लिए आपने वो पैसा डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, बीच में आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। विड्रॉ करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन ये मैंने जैसे बताया, मैंने ओवरव्यू दिया है आपको। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट से, ओके। तो डिमांड डिपॉजिट को फर्दर आप सब कैटेगराइज कर सकते हो सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट में। ये आपने जनरली सुना होगा कासा नेम से, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बहुत सारे आप बैंक्स में सुने होंगे आपने। सेविंग अकाउंट मेरा, आपका, जितने भी एस्पिरेंट्स इस बैंक को, इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जहाँ पे आप बैंक में जाओगे जॉब करोगे, तो आप देखोगे कि जनरली लोग सेविंग अकाउंट्स ओपन कराने ही आते हैं। सेविंग अकाउंट में के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो सेविंग अकाउंट का फीचर है कि इसमें एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है।
मिनिमम बैलेंस ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। जैसे किसी बैंक में 1000 रुपीज़, किसी बैंक में 2000 रुपीज़ होता है मिनिमम बैलेंस। और अगर SBI जैसे स्पेशलाइज्ड बैंक की बात किया जाए तो वो उनका मिनिमम बैलेंस अलग होता है, सेपरेट होता है बाकी बैंक से। तो इस बैंक में आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। और आपको सेकंड इसमें फैसिलिटी मिलता है इंटरेस्ट। आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। आजकल तो इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं तो अच्छे खासे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ठीक है, इंटरेस्ट आपको मिलता है इन अकाउंट्स में। देन बात किया जाए कि ये जो इंटरेस्ट होता है ये आपका यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल एज इट इज़, लेट सपोज कि PNB में, मेरा अकाउंट एक्चुअली PNB में ही है तो इसलिए मैं आपको PNB के ज़्यादा एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो आपका PNB में अकाउंट है, जैसे किसी ब्रांच में मैंने अकाउंट ओपन कराया है, उसमें मेरे को 5% इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए अब उससे 2 ब्रांच दूर मैं दूसरे जगह जाके देखती हूँ तो उसमें ऐसा नहीं है कि 10% दे देगा बैंक इंटरेस्ट, नहीं। अगर 5% यहाँ इस ब्रांच में दे रहा है तो 5% आपको दूसरी ब्रांचेस में भी मिलेगा। तो ये यूनिवर्सल होता है इंटरेस्ट आपका, ठीक है, जिसमें कि मिनिमम जो इंटरेस्ट होता है सारे बैंक का वो RBI डिसाइड करता है और उसके ऊपर बैंक्स फिर अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रखते हैं। देन बात की जाए कि इस अकाउंट में आपको नॉमिनी की भी फैसिलिटी मिलती है। इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर कुछ हो जाता है अकाउंट होल्डर को तो आपको एक नॉमिनी की भी फैसिलिटी इसमें मिलती है। इसमें विड्रॉल लिमिटेशन ATM में ज़रूर होती है, जिसमें आजकल 40,000 पर डे आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो और साथ में साथ इस अकाउंट में टैक्स भी लगता है। अगर आपका इंटरेस्ट ईयरली 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा रहता है तो टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें थोड़ा आपको टैक्स डिबेट भी मिल जाता है, उनका ईयरली टैक्स लगता है अगर 50,000 से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको पता होने चाहिए सेविंग अकाउंट्स के बारे में। ये मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ज़रूर आपका एक डाउट होगा इंटरेस्ट से रिलेटेड कि सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सेविंग अकाउंट में आपका इंटरेस्ट होता है एनुअली, जैसे 5% एग्जाम्पल मैंने दिया तो 5% आपका पर एनम होगा, लेकिन ये आपका पर डे बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अगर मान लीजिए पैसे आपने वहाँ पे रखे हैं बैंक में अपने 365 डेज़ की जगह ओनली फॉर 200 डेज़, ठीक है, तो आपका जो भी 365 डेज़ के अकॉर्डिंग होता है इंटरेस्ट उसे आप डिवाइड कर दोगे अपने अमाउंट से, देन 200 डेज़ के लिए आपने रखा है तो इस तरह करके आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। वो बैंक का सिस्टम होता है, इसमें आपको नहीं जाना होता है, तो बैंक खुद आपको कैलकुलेट करके देता है पर डे के अकॉर्डिंग। ओके, तो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई डाउट रहेगा। चलिए मैं आगे आपको इस वीडियो में बता देती हूँ करेंट अकाउंट के बारे में। करेंट अकाउंट्स होते हैं स्पेशली फॉर बिजनेसमैन, ये जैसे मैं आप हो गए, अभी तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर सैलरीड प्रोफेशनल भी जो हैं उनको करेंट अकाउंट का नीड नहीं होता है, ये होता है फॉर बिजनेसमैन। जितने भी आप अगर बिजनेसमैन को देखो तो वो करेंट अकाउंट ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये होता है फ्रीक्वेंट एंड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस के लिए। ये क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए या फिर बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट होता है, तो ये करंट अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें आपको और क्या फीचर्स बैंक प्रोवाइड करते हैं तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट में आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जिससे कि आपको अपने नोट्स बनाने में ईजी रहे। करंट अकाउंट, आई नो मेरी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाए उतना अच्छा तो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंट अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता है,
लेकिन इंटरेस्ट इसमें होता है जो कि पे करता है कस्टमर या फिर अकाउंट होल्डर। जिसका भी अकाउंट है वो इंटरेस्ट पे करते हैं। अब क्यों पे करते हैं इसके बारे में बात किया जाए तो बैंक इसमें आपको बहुत अच्छी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ये मैं आगे जाके भी आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको पूरा डिपॉजिट्स पढ़ाऊंगी, सॉरी लोन्स के बारे में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैं उसमें भी पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देती हूँ कि ओवरड्राफ्ट होता क्या है। ओवरड्राफ्ट मतलब जैसे जो करंट अकाउंट होल्डर होता है वो विड्रॉ कर सकता है अपने अकाउंट में जितना भी उसका अमाउंट है उससे ज़्यादा। ठीक है, लेट सपोज करेंट अकाउंट है मेरा उसमें अभी कुछ अमाउंट है 1 लाख समथिंग है, या फिर एट प्रेजेंट मेरा कुछ भी उसमें अमाउंट है ही नहीं और मुझे अचानक से अपने किसी लेट सपोज मेरा एक शॉप है, ठीक है, मुझे किसी को पे करना है। जैसे मेरे गेहूं ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, गेहूं ख़त्म हो गया है मेरे शॉप में, मुझे अभी कॉल करके मंगाना पड़ा इमीडिएटली कि भाई गेहूं ले आओ, 10 किलो ले आओ। फिर 10 किलो का जो भी अमाउंट है फिर मुझे अभी पे करना है क्लाइंट को इमीडिएटली, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर सकती हूँ। इसकी लिमिट कस्टमर टू कस्टमर, बैंक टू बैंक वेरी करती है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है आपके अकाउंट के क्रेडिट वर्थनेस पे। ये क्वेश्चंस भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ज़रूर याद करके रखें और अपने नोट्स अलग से बना लें, ठीक है। और इसमें आपको नॉमिनी की फैसिलिटी नहीं मिलती है, नॉमिनी नहीं होता है। और साथ में करेंट अकाउंट सिर्फ उन पर्सन्स के लिए होता है जिन्हें फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करने रहते हैं, जैसे कि आपके बिजनेसमैन। नॉर्मल सैलरीड पर्सन मैं आप हम लोग करंट अकाउंट नहीं ओपन कराते हैं। हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन कराते हैं, सेविंग अकाउंट। तो अब बात करते हैं फिक्स टाइम डिपॉजिट्स की। तो टाइम डिपॉजिट को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो 2 कैटेगरीज में। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग। आपने नॉर्मल सुना होगा FD RD अपने घर पे, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी मम्मी पापा, सबके मुँह से सुना होगा कि भाई FD कर लो, पैसे पड़े हैं RD कर लो। क्योंकि हमसे बड़े लोग जो हैं वो ज़्यादातर सेविंग पे फोकस करते हैं, हम लोग हैं खर्च कर देते हैं, वो अलग बात है। तो इसको भी मैं आपको बहुत ईजिली एक एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एग्जाम्पल से चीज़ें ईजी हो जाती हैं। लेट सपोज अभी मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूँ। नॉर्मल मैं आप सब ने मोटू पतलू सीरियल देखा होगा, ठीक है, मैं भी देखती हूँ। तो एक है मोटू भाई, एक है पतलू भाई, ठीक है। मोटू भाई हमारे बहुत मतलब अच्छा, इनका सब काम चल रहा है, अभी बिजनेस वगैरह भी सब इनका अच्छा चल रहा है मोटू भाई का। पतलू भाई की एक छोटी सी शॉप है, ज़्यादा चलती नहीं है, गोलगप्पे बेचते हैं पतलू भाई। तो अभी इनका ज़्यादा चल भी नहीं रहा है। और मोटू भाई हमारे क्या हैं, ये बहुत बड़े वेंडर हैं। और मोटू भाई क्या किए कि मोटू भाई के पास घर पे ऐसे ही पड़े हुए थे, मान लीजिए 2 लाख रुपए मोटू भाई के पास ऐसे ही पड़े हुए थे, बहुत पैसे पड़े रहते मोटू भाई के पास। तो मोटू भाई की जो वाइफ है मोटियाइन, उन्होंने बोला कि यार इतने पैसे घर पे ही रखते हो, इससे अच्छा जाके बैंक में ही डिपॉजिट कर देते, कम से कम कुछ तो पैसा मिलता। तो मोटू भाई गए बैंक, PNB का ही मैं एग्जांपल दूंगी, PNB चले गए। मोटू भाई ने बोला कि भाई देखो मेरे ये 2 लाख रुपए रख लो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट जो है ना सेविंग अकाउंट से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं एक साथ आपको ये पैसे दे रहा हूँ। तो PNB भी बोला कि जैसे मैंने आपको पहले स्टोरी बताई थी कि PNB ने बोला ठीक है भाई इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेना, लेकिन आप फिर 1 ईयर तक अपने पैसे निकाल नहीं सकते हो, हमारे ही पास रहने देना। तो मोटू भाई एग्री कर गए। मोटू भाई को मिल रहा है 7% का इंटरेस्ट। ये मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि आप सच में FD में 7% इंटरेस्ट मिलता है ऐसा नहीं सोचिएगा। मोटू भाई को मिल गया 7% इंटरेस्ट। मोटू भाई खुश होके हैप्पी होके घर चले गए। मोटू भाई ने और पतलू भाई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मोटू भाई ने पतलू भाई को बताया, भाई मुझे तो 7% का इंटरेस्ट PNB दे रहा है। पतलू भाई को क्या हुआ, अंदर से थोड़ी बुरा लगा, जलन हो गई। पतलू भाई भी पहुँचे PNB के पास। पतलू भाई बोलते हैं कि भाई जो आपने 7% का इंटरेस्ट वाला स्कीम दिया है मोटू भाई को,
मुझे वही चाहिए, मुझे और कोई स्कीम नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो बैंक ने बोला कि ठीक है, आप मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं आपको वही स्कीम दे देता हूँ। अब पतलू भाई क्या करे, पतलू भाई के तो गोलगप्पे की शॉप है, अभी पतलू भाई के पास 2 लाख रुपए है ही नहीं। अब इसका सोल्यूशन आप बताइए क्या हो सकता है। तो फिर पतलू भाई ने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर बैंक ने बोला अच्छा आप ऐसा करिए, 2 लाख को उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो लगभग इतने रुपए, मैं अप्रॉक्सीमेट में बता दे रही हूँ, 16,600 रुपीज़। बैंक ने बोला भाई तुम पर मंथ मुझे इतना पैसे दे दिया करो, मैं तुमको 7% तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको चलो 6% या 6.5% इंटरेस्ट दे दूँगा, ठीक है, ये नॉर्मल सेविंग इंटरेस्ट से तो ज़्यादा ही है। तो वो पतलू भाई भी खुश हो गए, चलो भाई मैं आपको पर मंथ 16,600 रुपये दे दिया करूँगा, आप मुझे इतना इंटरेस्ट दे देना। तो टोटल 12 महीने बाद देखा जाए, 1 ईयर बाद, तो इनका भी अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपये हो रहा है, राइट। तो अब मोटू भाई भी हैप्पी हो गए, पतलू भाई भी हैप्पी हो गए। तो ये डिफरेंस होता है एफडी और आरडी में। एफडी में क्या होता है, आपको एक अमाउंट पूरे टर्म के लिए डिपॉजिट करना रहता है। आरडी में भी वो आप वही अमाउंट इंस्टॉलमेंट में बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एफडी के कुछ आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता देती हूँ, या फीचर्स भी आप इसे कह सकते हो। एफडी क्या होती है, मिनिमम 7 डेज की होती है और मैक्सिमम आप इसे 10 ईयर्स के लिए कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये लर्न करके रखना है, इंटरव्यू में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। देन एफडी आप मिनिमम 1,000 रुपीज़ से ओपन करा सकते हो किसी भी बैंक में। एफडी में आपको नॉमिनी की फैसिलिटी भी मिलती है, ठीक है, और इसमें प्री मैच्योर फैसिलिटी भी अवेलेबल होता है। प्री मैच्योर फैसिलिटी, लेट्स सपोज यही जो मोटू भाई हैं, इन्होंने 1 ईयर के लिए 2 लाख रुपए अपने दे दिए थे। मोटू भाई को कभी कोई नीड हो जाता है, मोटू भाई कहते हैं कि भाई बैंक से मतलब कि मुझे मेरे 2 लाख रुपए वापस चाहिए, तो बैंक कह देगा ठीक है आप ले लो, लेकिन उस लेट सपोज ये 8 मंथ्स के बाद ही अपनी एफडी तोड़वाना चाहते हैं, तो 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग जो इनका इंटरेस्ट होता है बैंक वो प्रोवाइड करेगा। साथ में 1 to 1.5% की इसमें पेनाल्टी भी लगती है। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जिससे कि आपको समझने में ईजी रहे। प्री मैच्योर फैसिलिटी, ठीक है। और अगर टैक्स की बात किया जाए तो जैसे मैंने आपको सेविंग अकाउंट में टैक्स बताया था कि वैसे ही एफडी में भी टैक्सेस लगते हैं। अगर आपका ईयरली जो इंटरेस्ट होता है वो 40,000 से ज़्यादा रहे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको 50,000 से ज़्यादा अगर टैक्स मिल रहा है, मतलब आपने बहुत बड़ा अमाउंट जमा किया है, तो आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एफडी कंप्लीट होता है। अब चलिए आरडी के भी कुछ, रिकरिंग डिपॉजिट के भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ। आरडी क्या होता है, आरडी भी सेम आपका रहता है, या आप मिनिमम 6 मंथ्स के लिए करा सकते हो। 7 डेज जैसे इसमें था, इसमें आप 6 मंथ्स, और मैक्सिमम 10 ईयर्स। ये आरडी और एफडी दोनों 10 ईयर्स के होते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। ये आपका, आप इसमें क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली या मंथली अमाउंट पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जैसे पतलू भाई मंथली पे कर रहे थे, वो चाहते तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल भी पे कर सकते थे, सारे ऑप्शंस उनके पास थे। देन मिनिमम आप इसे 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। ये स्मॉल सेविंग्स जो मतलब छोटे लोग होते हैं जिनकी फैमिली इनकम ज़्यादा नहीं होती है, तो वो इसमें सेविंग कुछ कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने आरडी की स्कीम निकाला था, और ये आज भी है। देन आप इसमें मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। मल्टीपल भी आप मतलब 10 के ही मल्टीपल में, मैक्सिमम आप डिपेंड करता है कि कितना आप जमा करना चाहते हो, आप 10 रुपीज़ के मल्टीपल में ही कर सकते हो मैक्सिमम डिपॉजिट। जैसे आप कहो कि 155 रुपये जमा करने, तो ऐसा नहीं होगा, 150 चाहोगे तो 150 हो जाएगा। इसमें भी आपको नॉमिनी फैसिलिटी मिलती है। देन इसमें आपको
टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि एफडी में टैक्स पे करना पड़ता है, इसी तरह आपका एफडी आरडी में भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो मैंने आपको अभी डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बारी आती है डीमैट अकाउंट की। डीमैट होता क्या है? डीमैट अकाउंट पर्टिकुलर आपका डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब कि यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फिजिकल ना हो करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, मतलब पेपर वर्क नहीं होता है। कन्वर्जन ऑफ पेपर वर्क इनटू इलेक्ट्रॉनिक ही कहता है आपका मतलब ही होता है आपका डीमैटेरियलाइज्ड। ठीक है, इस अकाउंट को आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में। आपने देखा होगा कि अगर जो लोग मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको डीमैट अकाउंट का नीड होता है, तो ये इसी पर्पस के लिए होता है। ओके, तो अब चलिए डोरमेंट अकाउंट की बात करते हैं। डोरमेंट एक आपके लिए नया शब्द है, डोरमेंट अकाउंट, लेकिन आपने इसको ज़रूर दूसरे नेम से सुना होगा। क्या आपने कभी फ्रीज्ड अकाउंट सुने हैं? फ्रीज्ड अकाउंट क्यों होते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए मेरा पीएनबी में अकाउंट है, मैंने 2 साल तक या 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, बिल्कुल इससे पैसा नहीं निकाला, कोई अमाउंट डाला नहीं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो वो अकाउंट कुछ फ्रीज हो जाएगा कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए बैंक्स आपको हमेशा कहते हैं कि हर 6 मंथ में आप कोई ट्रांजैक्शन करते रहिए, मतलब पैसे डाले नहीं लेकिन निकाल ज़रूर लें। अगर आप 100 रुपये का भी उससे एटीएम से निकाल लेते हो तो कभी भी आपका अकाउंट आपको डोरमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अगर आपका 2 साल तक 2 इयर्स तक नो ट्रांजैक्शन रहता है, नो ट्रांजैक्शन। और अगर मतलब आप इसे ये सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हो, लेकिन आप सोचो कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो तो अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा खुद से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अकाउंट आपका वो फ्रीज्ड हो जाएगा, लेकिन क्लोज तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्लोज नहीं कराते हो। डॉक्यूमेंट आपको क्या सबमिट करने होते हैं? जब आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको एक चेकबुक मिलती है बैंक से, डेबिट कार्ड मिलते हैं, पासबुक मिलती है, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है बैंक। एक अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म होता है, उसे आप फिल करते हो, अकाउंट क्लोजिंग। जैसे मेरा एक एसबीआई में अकाउंट था, मैंने उसको प्रॉपर क्लोज कराया तो सारे मेरे जो पासबुक थी उन्होंने फिर उसे टीयर कर दिया था, फाड़ दिया था, देन मतलब वो खुद ही डैमेज करके रख लेते हैं। और जो मेरी चेकबुक थी उन्होंने पूरा क्रॉस करके उसको बेकार कर दिया था, खुद के पास ही रख लिया था, मुझे दिया भी नहीं था। तो ये प्रॉपर एक मतलब इसके अलग रूल्स होते हैं। आप ये ना सोचना कि आप अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना बंद हो जाओगे तो वो आप कर दोगे तो आपका डोरमेंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देन एनआरआईज की बात करें, एनआरआईज होता क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, जो इंडियंस इंडिया में ना रह के इंडिया से बाहर रहते हैं और वो कोई काम करते हैं, इंडिया के बाहर से करेंसी इंडिया भेजते हैं, तो वो उसके लिए उनका एनआरआई अकाउंट काम आता है। ठीक है, मतलब अकाउंट आपका इंडिया में होता है, when person stays in abroad। जैसे मेरे रिलेटिव हैं वो दुबई में वर्क करते हैं, लेकिन वो तो खुद दुबई में वर्क करते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स सब लोग तो इंडिया में हैं, तो वो पैसे एनआरआई अकाउंट के थ्रू भेजते हैं, तो ये इसके लिए काम आता है। ठीक, लेकिन गाइस बात किया जाए फॉरेन अकाउंट की, तो फॉरेन अकाउंट भी एनआरआई अकाउंट की तरह ही रहता है। मैंने ये ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। फॉरेन अकाउंट भी एनआरआई अकाउंट की तरह ही होता है, ये भी ओपन इंडिया में ही होता है। इन इंडिया, ठीक है, जो भी मतलब लोग फॉरेन करेंसी में अर्न करते हैं तो वो इस अकाउंट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मनी ट्रांजैक्शन। गाइस, तो इस तरह मैंने आपका पूरा फंक्शन ऑफ बैंक्स में जो भी डिपॉजिट
रिलेटेड क्वेरी आपकी बन सकती, क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, पूरा कंप्लीट करा दिया है। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं उन्हें क्लियर कर सकूं, या फिर आपका कोई कुछ मतलब डिमांड है कि नेक्स्ट इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। ज़रूर मैं उस टॉपिक को पहले प्रायोरिटी में रखूँगी। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि आप जैसे जो बच्चे हैं जिनको इस वीडियो की नीड है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।